A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمني الكتاب والحساب اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت اللهم خذ بيدك. प्यारे बच्चों, आप सब ठीक हैं? आप सब की तबीयत ठीक है? आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो मुझे, सब के सब हैं. तो अभी खुशी खुशी से हम लोग पता क्या करते हैं, अपने मैथमेटिक्स 5th क्लास चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4 और उसके क्वेश्चंस को आज हम बेटा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. कोई अगर इक्की दुक्की एग्जांपल आ गई बीच में तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे. मेरे ख्याल में एक एग्जांपल रहती है अभी तक, तो हम लास्ट पे सॉल्व करेंगे, ठीक है? या कहीं बीच में अगर मैंने क्वेश्चंस कराए और वो एग्जांपल उसी से रिलेटेड हुई तो फिर मैं एग्जांपल भी उसी के साथ करवा दूंगा आपको, ठीक है? देखते हैं ना. अभी एग्जांपल तो मुझे पता किस तरह की है, तो एक एक्सरसाइज को भी देखते हैं. मुझे ये भी पता कि एक्सरसाइज में कौन सा क्वेश्चन और एग्जांपल आपस में मिलते हैं. सो वी विल टैकल इट, हम इसको देख लेंगे. अब हम काम शुरू करते हैं. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप सबकी बुक के ऊपर मौजूद एक्सरसाइज नंबर 4 है और इसका पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई का मतलब उर्दू जुबान में क्या है? इसका मतलब है बेटा शनाख्त करना या पता लगाना. शनाख्त करना या पता लगाना. मेरी बात समझ आ गई है आप सबको? क्योंकि हम सारे के सारे पाकिस्तानी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला दालिक. हम सब इस पे खुश हैं. अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम एक इस्लामी मुल्क के शहरी हैं और फिर मुसलमान भी हैं. मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो हमारी जो यहाँ पे मादरी जुबान है वो उर्दू है, ठीक हो गया? इस वजह से अगर हमें एक बात उर्दू में नहीं बताई जाएगी हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगी. लाख फिलासफर्स बैठ जाएं, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी फिलासफियां दें, बच्चा हमेशा बात को समझता ही अपनी मादरी जुबान में. हमेशा अपनी मादरी जुबान में अच्छी बात समझ आती है, बगैर टेंशन के बात समझ आती है. तो आइडेंटिफाई शनाख्त कीजिए, पता लगाइए. द रूल, पहली बात समझ आ गई है? कल हमने इस पे डिस्कशन काफी ज्यादा की है कि जब भी आप किसी सीक्वेंस को या किसी नंबर्स के पैटर्न को डिस्कस कर रहे होते हैं तो क्या करना होता है हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जो रूल ऑफ द पैटर्न है उसे समझना है, रूल ऑफ द सीक्वेंस है उसे समझना है. जब हमें रूल ऑफ द सीक्वेंस समझ आ जाएगा तो फिर बेटा हम उस पैटर्न में मौजूद नेक्स्ट टर्म्स को लिख सकेंगे. अब वो चाहे आप हमसे 3 टर्म्स लिखवाएं या 5 टर्म्स लिखवाएं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो सवाल क्या है जी? आइडेंटिफाई द रूल. पहला काम हो गया, पहला सवाल हो गया कि रूल का पता करो. आप फॉलोइंग पैटर्न्स आर दिस पैटर्न, ये जो नीचे आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं बेटा, इन पैटर्न्स के अंदर कौन सा रूल इस्तेमाल हो रहा है? मेरे प्यारे बच्चों, हमने उस रूल का पता लगाना है. यहां तक किसी बच्चे को बात अगर समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ लो. एंड के बाद दूसरा सवाल पूछा उन्होंने, वो क्या? एंड आल्सो फाइंड, और फिर मालूम कीजिए, पता लगाइए, ढूंढिए, लिखिए. ठीक है? फाइंड का मतलब वैसे मालूम करना होता है, ठीक है? द तलाश करना भी होता है. द नेक्स्ट 3 टर्म्स, अगली 3 जो रकमें हैं वो भी आपने मालूम करनी है और लिखनी है. ये हम कल काम कर चुके हैं. कल मैंने आपको बताया था पैटर्न्स के बारे में और अच्छी खासी हमारी डिस्कशन हो चुकी है. अगर आप वो डिस्कशन मेरी सुन चुके हैं तो अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर A को, और वो सारे के सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे जो कल की डिस्कशन में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है? तो आइए मेरे बच्चों, हम काम शुरू करते हैं. जी जनाब. क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 इस पार्ट नंबर A.
and it is the exercise number 4. Any confusion? Now we are going to write the solution. ठीक है? We are going to write the solution of this question. So अब क्वेश्चन क्या है बेटा? देखें, मैं एक दफा इसको लिख लूं. 10, 40, 160, 640 लिखते हैं इसको. 10 ठीक हो गया, 40 ठीक हो गया, 100 आगे 640 और आगे उन्होंने क्या किया हुआ है, 3 डैशें डाली हुई है. ऐसा ही है. ये क्वेश्चन था हमारा. बात को समझते जाइएगा. मुझे खुद सोच के बताएं आप लोग. हमने जो रूल्स पढ़े थे कल, मैंने कहा था पैटर्न्स जो आपको आपके कोर्स में इस तरह के लिख के दिए जाएंगे, वो 4 किस्म के पैटर्न्स होंगे. एडिशन के पैटर्न्स होंगे, मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न्स होंगे, सब्ट्रैक्शन के पैटर्न्स होंगे या डिवीजन के पैटर्न्स होंगे. ठीक हो गया. फिर मैंने आपको रूल्स बताए थे कि बेटा चेक करने के रूल्स क्या हैं. पहला काम आपने ये चेक करना होता है. याद आ रहा है नहीं आ रहा? पहला काम क्या होता है हमारा कि हमने ये चेक करना है ये जो पैटर्न है ये इंक्रीजिंग पैटर्न है या डिक्रीजिंग पैटर्न है. यहां से देखना शुरू करो. इसको असेंडिंग डिसेंडिंग भी कहते हैं. पहला काम हमारा जो है वो ये है कि हमने ये देखना ये पैटर्न इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है या कम हो रहा है. 10 से आगे 40 आ गया मतलब बढ़ रहा है. 40 से आगे 160 आ गया मतलब बढ़ रहा है. तो ये इंक्रीजिंग पैटर्न है. पहला काम जो हमने चेक करना होता है ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है. तो बेटा ये क्या आ गया, इंक्रीजिंग पैटर्न आ गया. मसला किसी को? जब पैटर्न इंक्रीजिंग आ जाए तो फिर हमने चेक करना है कि अब देखना ये कि ये एडिशन का पैटर्न है या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न. दोनों में चीजें बढ़ती हैं. उसके लिए अब हम लोगों ने क्या करना, तो क्या करते थे हम लोग, हम डिफरेंस लेते थे. क्या करते थे हम लोग? डिफरेंस लेते थे. ठीक है. क्या करना है हमने, 40 में से 10 माइनस करेंगे. याद आया कुछ? रिजल्ट क्या आता है देखना हमने. फिर 40 के बाद कौन है 160. 160 से फिर हम क्या करेंगे 40 को माइनस करेंगे. मैं सिर्फ ये 2 टर्म्स का डिफरेंस चेक कर रहा हूं. अगर आप चाहते हैं कि हाँ जी 640 में से 160 को भी माइनस कर लो तो आप कर सकते हैं जी. ये ले मैं ये भी कर देता हूं 640 माइनस 160. क्लियर हुआ बेटा? अब हम देखते हैं. देखें 40 में से 10 के आंसर कितना आ गया 30. क्लियर हो गया? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? 160 में से 40 माइनस कर दे आंसर कितना आ जाता है 120. ये नहीं समझ आता तो बेटा आपको मैं सब्ट्रैक्शन सिखा चुका हूँ. 160 को ऊपर लिख लो 40 को नीचे लिख लो. क्या कह रहा हूँ मैं? 160 इधर लिखा और 40 नीचे लिख के इसको माइनस कर लो. 0 आ जाएगा, 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 एज इट इज आ जाएगा. प्रॉब्लम किसी को? गुड हो गया जी. आगे चलें. अब मेरे बच्चे गौर से सुने. 640 में से 160 को अगर माइनस कर दिया जाए, मैं ये कह रहा हूं आपसे 640 में से अगर हम 160 को माइनस कर दें तो क्या रिजल्ट आता है? 0 आ जाएगा. अब ये 4 जो है यहाँ से 1 बारो करके क्या हो जाएगा 14 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा. 14 में से 6 निकालने आंसर कितना आ जाएगा 8 और 5 में से 1 का आंसर कितना आ गया 480. प्रॉब्लम किसी को बेटा? किसी को मसला है? 110 नहीं आता ऊपर? कहाँ? 160 यहाँ नहीं नीचे. यहाँ बेटा देखो ये 640 है, 640 है. 640 में से 160 निकालो. इससे ऊपर आ रहा सर. ये वाला? नहीं इधर इधर ये वाला. यस. 160 में से 40 निकाले 120 आता है बेटा. 60 में से 40 निकालो आंसर कितना आ गया 20 आता है ना. ठीक हो गया. अब मैं आगे चलूं? समझ आ गई इस बात की? तो ये समझ आ गया आप सबको? सबको क्रिस्टल क्लियर है? अच्छा. अब मेरे बच्चे मेरी बात गौर से सुनेंगे. सब मेरे बच्चे मेरी बात गौर से सुनेंगे. बेटा क्या ये नंबर सेम आ रहा है? तो बेटा ये एडिशन का पैटर्न तो है ही नहीं. पीछे का पास गया मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न.
है ना? मैंने आपको स्टेप्स बताए हुए हैं कि हमने चेक करना है कि ये पैटर्न इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है आपके कोर्स के लिए, ऐसा ही है। अगर इंक्रीजिंग पैटर्न है तो अब या तो ये एडिशन का पैटर्न होगा या ये किसका होगा, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न होगा। हमने डिफरेंस, एडिशन के लिए क्या करना होता है, डिफरेंस लेना होता है। हमने कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लिया, डिफरेंस सेम नंबर नहीं आया। अगर आ जाता एडिशन का पैटर्न था लेकिन डिफरेंस सेम नंबर नहीं आया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे रेशियो लेके, क्या लेके, डिवाइड करके चेक करेंगे ना, कंसेक्यूटिव टर्म्स का कोशेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। सो भाई ये एडिशन का पैटर्न तो नहीं निकला, अब हम क्या करेंगे, कंसेक्यूटिव टर्म्स का कोशेंट कैलकुलेट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे बड़ी टर्म को छोटी टर्म से। 40 बड़ा था, उससे पीछे वाली टर्म 10 है, ऐसा ही है। फिर 160 बड़ा है, उसके साथ कौन है पीछे, ऐसा ही है ना। तो 160 डिवाइडेड बाय 40, फिर आगे कौन है, डिवाइडेड बाय 160। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1 से कोई भी चीज डिवाइड करो आंसर क्या आता, वही चीज वापस आती है 4। ठीक हो गया बेटा, 0 से 1 0 काट गया, 4 1 द 4, 4 4 द 16। समझ आया नहीं आया? तो मेरे प्यारे बेटो 4 डिवाइडेड बाय 1 4 ही होता है, मैं यहाँ पे 4 डाल दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है मेरा बेटा? ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 16 1 द 16 और 16 4 द 64। मेरे प्यारे बेटो यहाँ पे भी 4 आ गया। तो उसूल समझ आ गया होगा आप सबको। पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना है इंक्रीजिंग पैटर्न के लिए। अगर डिफरेंस सेम ना आए तो समझ लो ये एडिशन का पैटर्न नहीं है। फिर हमने कोशेंट कैलकुलेट करना कंसेक्यूटिव टर्म्स का, बड़ी टर्म को ऊपर रखिएगा, छोटी को नीचे रखिएगा। अगर कोशेंट सेम नंबर आ जाए तो समझ लो ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। अब इसका मतलब समझते हो क्या मतलब है? ये जो सेम नंबर आ रहा है आपके पास आंसर में, इसका मतलब क्या है? ये जो 10 है, इससे 40 में जाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया था 10 को? अब 40 से 160 में जाने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 160 से इसमें जाने के लिए हमने, ये जो 160 से 640 में जाने के लिए हमने फिर 4 से मल्टीप्लाई किया। मेरा बेटा बात समझ आ रही है सबको? अब हम यहाँ पे लिखेंगे रूल। रूल क्या है बताएं जरा मुझे। रूल ये है मल्टीप्लाइंग विद 4। ठीक है, ये लो जी, मल्टीप्लाइंग विद 4। ठीक है, समझ आया नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? इससे आगे अगर डालना चाहो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग विद 4 द प्रीवियस टर्म टू ऑब्टेन द नेक्स्ट टर्म। प्रीवियस टर्म को आपने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए। अब मेरे बच्चे गौर से सुने, हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, कितनी टर्म्स और लिखनी थी? ये बेटा पहले सवाल का जवाब आया एंड से पहले वाले का, कि रूल ऑफ द पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। हमने इसका जवाब दिया, रूल ऑफ पैटर्न को आइडेंटिफाई कर चुके हैं हम लोग। अब एंड के बाद वाला जो क्वेश्चन है कि फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। जब रूल पता चल गया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना क्या मुश्किल काम है? नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे जी समीउल्लाह? नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो 640 है इसको पकड़ेंगे, और क्योंकि रूल है मल्टीप्लाइंग विद 4, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब 640 को आप यहाँ पे लिखें और 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 4 0 द 0, 4 4 द 16, हम यहाँ पे 6 डालेंगे, 1 यहाँ पे कैरी करेंगे, 4 6 द 24 प्लस 1 25। प्रॉब्लम किसी को? ये बेटा आगे वाली टर्म आ गई। एनी प्रॉब्लम? अब हम इस टर्म को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। क्योंकि देखे मैंने पहले बताया जो प्रीवियस टर्म है उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। अब ये वाली टर्म आ चुकी है आपके पास, अब इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास इससे आगे वाली टर्म आएगी, और वो टर्म क्या होगी? देखो फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड पे। प्रॉब्लम किसी को? लो जी, 4 0 द 0, 4 6 द 24, यहाँ पे बेटा 4 आ जाएगा, 2 हम यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है जी।
और 4 5 द 20, 20 प्लस 2 कितना हो गया 22 और 2 फिर यहाँ पे चला जाएगा 4 2 द 8 प्लस 2 कितना हो गया 10 हो गया। 10 प्रॉब्लम किसी को नो क्लियर हो गया? Yes. 1 0 2 4 0 अगेन क्या करेंगे इसको फिर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1 0 2 4 0 हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं एनी प्रॉब्लम? नो तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 4 से मल्टीप्लाई 4 0 द 4 4 द 16 हुआ ना हम 6 यहाँ पे लिखेंगे और 1 को यहाँ पे हम कैरी करेंगे 4 2 द 8 प्लस 1 9 हो गया 4 0 द 0 4 1 द 4 एनी प्रॉब्लम 4 0 9 6 0 ये बेटा वो 3 टर्म्स हैं जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अगर हमें रूल पता ना चलता तो हम इसको फाइंड आउट करने के भी काबिल ना होते। रूल फाइंड करने के उसूल बड़े वाज़े तौर पर मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं जिसका नाम मैंने इंट्रोडक्शन टू पैटर्न्स के नाम से मैंने टोटल डिस्कशन किया। कोई आपको उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं करवाया, तो आप वो मेरा लेक्चर लाजमी सुने, बहुत अच्छा लेक्चर है, आपको उसमें बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक्सरसाइज में तो गिने चुने क्वेश्चन हमने करने होते हैं, डिस्कशन में असल में चीजें आ रही होती हैं जहन में और आगे डिस्कस हो रही होती हैं। ठीक है, वो वहां पे हम बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के चल रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। अब मेरे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्वेश्चन वही है जो ऊपर लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई करना जो पैटर्न का रूल है। बेटा हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है पैटर्न के रूल को। क्यों बैदुल्ला, बात सही है, समझ आ रही है ना? और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या था कि हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। ये बेटा आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिया हुआ है, आपने इस पैटर्न का पहले रूल फाइंड करना है और फिर इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। रूल पता नहीं होगा, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है, आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। रूल पता हो तो फिर बंदा गेम खेल सकता है ना। अगर किसी बंदे को क्रिकेट के रूल्स ही नहीं पता तो क्रिकेट खेल सकता है? ऐसा ही है ना। छक्के चौके तभी मारेगा जब रूल पता होगा कि हाँ जी बॉल यहाँ से ऐसे जाएगी तो ये छक्का होगा और यूं जाएगी तो चौका। ऐसे करते हो ना? बोलते ही नहीं है। या अल्लाह, मैं किस कौम को पढ़ा रहा हूँ, ये बोलते नहीं, गूंगे मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरा साथ ही नहीं देते। अब हम आगे चलें। हाँ, अब मुझे मजा आया ना, मेरे कानों में आवाज पड़ी कि सारे एक्टिव हैं, तो अब मैं भी आगे पढ़ाऊंगा मजे से। अच्छा, अब जरा बात गौर से सुने। क्वेश्चन नंबर 1 and its part number B. Now we are going to write the solution of this part. So what is the pattern? 22 220 समझ आ रहा है सबको? ले मैं लिख रहा हूँ पहले 22 220 2200। आगे बेटा हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब उसूल वही है, पैटर्न का रूल पता करने के जो मैंने आपको कल 4 उसूल बताए थे, उसूल वही है। पहला उसूल क्या है कि चेक करना है कि देखें पैटर्न इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। 22 के बाद 220 आ गया, ऐसा ही है ना जी? या नहीं भाई, बोलते क्यों नहीं हो? ऐसा ही है ना? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुने, खुद देखें पैटर्न इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? बढ़ रहा है जी, इंक्रीजिंग पैटर्न है। यहां से हमने जो 4 पैटर्न्स थे उनमें से एक फिल्टर लगा लिया। अगर इंक्रीजिंग पैटर्न होगा तो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का होगा, डिवीजन का नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन का नहीं हो सकता। छलनी लग गई? ऐसे ही हो गया। मतलब ये 2 पैटर्न्स तो नहीं हो सकते, ये बात पक्की होगी। अगर पैटर्न इंक्रीजिंग है तो ये पैटर्न जो है ये ना तो डिवीजन का पैटर्न हो सकता और ना पीछे बचे 2 पैटर्न एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने चेक करना है क्या ये एडिशन का पैटर्न है या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है, और उसूल आपके सामने वाज़े हैं। ठीक है, हमने क्या करना है जी, ये जो अब पहले तो हम चेक करते हैं एडिशन का है या नहीं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखें, ये 22 था, साथ एक 0 आया, फिर साथ 2 0 आ गए। तो ये काम कब होता है? जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ही ना, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन पैटर्न। आपको देखकर भी समझ आना चाहिए कि नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो रहा है, तो ये 10 से मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। ठीक है, मेरी बात समझ आई या नहीं आई? अब हम करते क्या हैं, देखिए मेरी बात गौर से सुने।
उसूल ये था कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करना कि एडिशन का पैटर्न है या नहीं, तो हम क्या करते थे, डिफरेंस लेते थे। कैसे डिफरेंस लेंगे, 220 कंसेक्यूटिव टर्म्स का बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे, -22, फिर 2200 माइनस 220, ये डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। मेरी कुछ बात समझ आ रही है आपको, नहीं आ रही? पैटर्न इंक्रीजिंग था, तो ये बात जहन में आ गई, ये बात पक्की हो गई कि ये पैटर्न एडिशन का है या मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, अब हम चेक करने जा रहे हैं कि क्या एडिशन का है या मल्टीप्लिकेशन का। दोनों के हम रूल्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे जी हुजूर। 220 में से जब हम 22 को माइनस कर लेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, देखें यहाँ से हम जब 1 बारो कर लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 के आंसर कितना आ गया, 8। 1 में से तो 2 जा नहीं सकता, तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर 1 बारो करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 11। ऐसा ही है, 11 में से 2 के आंसर कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा, आंसर आ गया 198। अब हम क्या करेंगे, 2200 में से हम क्या करेंगे, 220 को माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात? अब 0 में से तो 2 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो किया। कुछ बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? यहाँ से 1 बारो किया, ये क्या हो गया, 10। 10 में से 2 के आंसर कितना आ गया, अब 1 में से तो 2 जा नहीं सकता, यहाँ से फिर 1 बारो किया, ये कितना हो गया, 11। 11 में से 2 के आंसर कितना आ गया, 9, और यहाँ से 1 नीचे आ जाएगा। बात समझ आ गई है आपको? अच्छा, अब क्या ये दोनों बराबर नहीं है ना भाई? 198 और ये 1980 कैसे बराबर हो सकते हैं? तो ये मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? या 1980 बराबर नहीं हो सकते, ये एडिशन का पैटर्न नहीं है। फिर किसका पैटर्न है? पक्की बात है, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। आपके कोर्स में मैंने आपको यही कहा था। फिल्टर्स लगते जा रहे हैं ना, 2 फिल्टर्स के बाद बात पक्की हो जाएगी कौन सा पैटर्न है। अब क्या करेंगे, 220 को ऊपर रखेंगे और 22 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह 2200 को ऊपर रखेंगे और 220 से डिवाइड करेंगे। चेक करो, 22 1 22, सुन रहे हो? 22 1 22, 7 0 आ जाएगा। वैसे ही 10 आ गया आंसर। सिमिलरली में ये 0 से एक 0 काट दिया हमने, 22 1 22, और क्या आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और ये 0 एज इट इज 7 आ जाएगा। दोनों का आंसर मेरे बच्चे 10 आ रहा है। डिवीजन करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया? डिवीजन मैं आपको सिखा चुका हूँ। एनी प्रॉब्लम किसी बच्चे को? आगे चले। सो प्यारे बच्चों, आप मेरी बात गौर से सुनते जाएं। हम पहले यहाँ पे लिखेंगे रूल। रूल क्या था? मल्टीप्लीकेशन बाय 10। यही रूल है, मल्टीप्लीकेशन बाय 10 का ये पैटर्न है, मल्टीप्लीकेशन पैटर्न। प्रॉब्लम किसी को? क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अच्छा, अब उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट 3 टर्म्स। इसके बाद आगे वाली टर्म आएगी। बेटा बात गौर से सुनते जाएं। इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे। ऐसा ही है? आंसर क्या आ जाएगा? पहले 2 0 से तो अब कितने 0 हो जाएंगे? 3 0 हो जाएंगे। फिर इसको पकड़ेंगे, 3 0 वाले नंबर को जब फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब 0 कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। फिर हम इसको पकड़ेंगे, 4 0 वाले नंबर को जब बेटा हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने 0 आ जाएंगे? ठीक हो गया बेटा? ये आपका आंसर आ गया। उसूल समझ आता जा रहा, नहीं आता जा रहा? इंतहाई आसान काम है, इंतहाई आसान काम है अगर आप समझ के करें तो। प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए अभी तक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स पार्ट नंबर सी। चले आगे? पक्का? अच्छा, सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था जी? 352
176 and 88. क्लियर हुआ? अच्छा बात सुने, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, स्टेप्स याद है आप सबको? हमारा पहला काम होता है चेक करना पैटर्न इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये काम होता है ना। अब बताओ ये पैटर्न इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग पैटर्न। बात क्लियर हुई नहीं हुई? अब एक उसूल तो तय हो गया, पहली चीज तय होगी कि ये पैटर्न डिक्रीजिंग पैटर्न है। जब पैटर्न डिक्रीजिंग हो जाए तो ये पैटर्न या तो सब्ट्रैक्शन का होगा या फिर डिवीजन का होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। ऐसा ही है, मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब हम इसको चेक करेंगे। दूसरा स्टेप होता है चेक करना कि हाँ जी पैटर्न किस चीज का है। हम चेक कर लेते हैं ये पैटर्न कहीं सब्ट्रैक्शन का ही ना हो, लेकिन हमें खुद भी समझ आ रहा है, देखें इनमें डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, मुझे देख के समझ आ रही है डिफरेंस सेम नहीं है, डिवीजन का होगा, लेकिन चेक कर लेते हैं। सारे उसूल पूरे करने जरूरी है क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हैं, अभी तक आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी ज्यादा नहीं है, सो मैं आपको चेक करके बताता हूँ। देखें जी बेटा, बड़ा कौन अब इनमें से? जब पैटर्न डिक्रीजिंग हो तो पहली में से दूसरी टर्म को माइनस करना है, ठीक है? मेरी बात समझ? कंसेक्टिव टर्म्स में जब डिफरेंस ले तो बड़ी में से छोटी को माइनस करना है। 352 माइनस 176, क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, 176 बड़ा 88 से, कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस लेना है। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इन दो का डिफरेंस फिर इन दो का डिफरेंस। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? क्लियर हो गया? अच्छा अब बेटा हम कैलकुलेट करते हैं। 352 उसमें से क्या करेंगे, 176 को माइनस करेंगे। 2 में से तो 6 जा नहीं सकता, यहां से हम करेंगे 1 बारो, ये रह गया 4, ये हो गया 12, आंसर कितना आ गया 6। अब 4 में से फिर 7 नहीं जा सकता, हम यहां से 1 बारो करेंगे, पीछे रह जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 14। 14 में से 7 का आंसर कितना आ गया 7, 2 में से 1 का आंसर 1 आ गया, इसका आंसर आ गया 176। वही वाला कौन आया? इसका 88 आया, ठीक है? लेकिन हर दफा ऐसे नहीं होगा, ठीक है? अब हम इसको भी कर लेते हैं। 176 माइनस 88 करना है हमने, क्लियर है? 6 में से 8 नहीं जा सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, ये हो जाएगा 16। 16 में से 8 का आंसर आ गया 8। 6 में से फिर 8 नहीं जा सकता, ये 1 हम बारो करेंगे, यहाँ पे 0 रह जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 का आंसर कितना आ गया 88 ही आया ना। अब 0 तो हम लिखेंगे नहीं ना यहाँ पे, ठीक हो गया? देख लेकिन वही तो आया, लेकिन आपको इतनी खुशी हो रही है, लेकिन मेरी बात और से सुने। हम चेक क्या करने जा रहे थे, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? दोनों का आंसर सेम आया है? कैसे यस कह रहे हो? आपको नजर नहीं आ रहा? 176 और 88 सेम है, डिफरेंट नंबर्स है ना, तो बेटा ये सब्ट्रैक्शन का पैटर्न नहीं है। नंबर का सेम आना जरूरी है, क्लियर हुआ? डिफरेंस का सेम आना जरूरी है। जब डिफरेंस सेम आएगा तब ये पैटर्न किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। लिहाजा अब हम चेक करेंगे कोशेंट। क्या करेंगे? कोशेंट को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? 352 और 176 का कोशेंट कैलकुलेट करेंगे। 352 को ऊपर रखेंगे, 176 को नीचे रखेंगे, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या करेंगे, 176 और 88 का कोशेंट कैलकुलेट करेंगे। मेरी कुछ बात समझ आ रही है नहीं आ रही? 176 1 दा 176 और 176 2 दा 352, इसका आंसर 2 आ जाएगा। 88 1 दा 88 और 88 2 दा 176, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही? नंबर सेम आ गया, इसका मतलब बेटा ये डिवीजन का पैटर्न है। कैसे? इस नंबर से यहां तक जाने के लिए हमें इस पहले नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 252 को डिवाइड करना 2 से, आंसर 176 आएगा। 176 से 88 में जाने के लिए हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, आंसर 88 आएगा। अब मुझे ये बताओ, 88 से आगे वाली टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे आगे वाली टर्म इससे आगे वाली टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
2 से डिवाइड, इससे आगे वाली टर्म फाइंड आउट करने के लिए भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो रूल लिख देते हैं। क्या रूल है? डिवीजन बाय 2, डिवीजन बाय 2 का रूल है। क्लियर हो गया? अब बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो है वो क्या होंगी? एक सवाल का जवाब हमने दे दिया कि रूल ऑफ पैटर्न क्या है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए ये लास्ट वाली टर्म है 88, हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पे। क्लियर हुआ? 88 को अंदर रखें, 2 पे डिवाइड कर लें। अब देखें 2 के टेबल में तो 8 आता है ना, 4 to the 8 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0। फिर ये 8 नीचे जाएगा, 4 to the रिमाइंडर 0 आ गया। इसका आंसर आ गया 44, ये आपका आंसर आ गया। 44 डाल दिया। अब इस 44 को पकड़ेंगे, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे। मेरी बात समझ आती जा रही है? अब 44 को अंदर रखें और 2 पे डिवाइड कर लें। 2 के टेबल में 4 आता है जी? बिल्कुल आता है। 2 to the 4, माइनस करेंगे, 0 आएगा, फिर 4 नीचे जाएगा, फिर 2 to the 4, आंसर क्या आ गया? 22। 22। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस 22 को फिर 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि रूल डिवीजन बाय 2 का। प्रीवियस टर्म को 2 पे डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट टर्म आएगी। अब 22 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 1 the 2 माइनस की, आंसर रिमाइंडर 0 आ गया। अब 2 ऊपर से नीचे आएगा, ये वाला डिजिट डिवीजन। ठीक है, 2 1 the 2 रिमाइंडर 0, आंसर आ गया 11। क्लियर हो गया? ये बेटा आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स है। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो। क्लियर हो गया? रूल डिवीजन बाय 2 का था। और नेक्स्ट 3 टर्म्स 44, 22 एंड 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर डी। शुरू करते हैं। प्रॉब्लम किसी को? नो। नाउ सॉल्यूशन 780 880 980 एंड आगे फिर 3 टर्म्स जो है वो आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। एनी प्रॉब्लम? नो। उसूल क्या है? सबसे पहला काम होता है आपने ये चेक करना है कि ये जो पैटर्न है इसमें नंबर्स इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये पहली टर्म है इसकी 780, 880। बताओ, अब ये छोटी टर्म थी और ये फिर बड़ी, इंक्रीजिंग पैटर्न। ये पहला स्टेप, जब आपको पता चल जाए कि ये इंक्रीजिंग पैटर्न है, इससे आपका आधा काम हो गया। ये क्या बता रहा है आपको? या ये पैटर्न एडिशन का है या ये पैटर्न मल्टीप्लिकेशन का। अब हम दूसरा स्टेप परफॉर्म करेंगे। उसमें क्या होता है? हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स का। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, समझ आ गई है? फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। पहले इन दो का डिफरेंस, फिर इन दो का डिफरेंस। इनमें बड़ा कौन है? 880। हम इसे पहले लिखेंगे और उसमें से 780 को माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर इन दोनों में कौन है बड़ा? 980। उसमें से हम माइनस कर देंगे 880 को। डिफरेंस ले लिया। इसका आंसर भी 100 आएगा, इसका आंसर भी 100 आएगा। जब डिफरेंस सेम आ जाए तो मतलब काम हमारा खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब डिफरेंस सेम आ रहा, तो ये पैटर्न एडिशन का, ये पैटर्न अच्छा किस नंबर की एडिशन का पैटर्न है बेटा? 100 की एडिशन का पैटर्न है। 780 में जब आप 100 ऐड करते हैं तो 880 आता है। जब 880 में 100 ऐड करते हैं तो 980 आता है। अब इसमें आप 100 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको एंड सो ऑन, आपने आगे चलना है। तो रूल क्या आ गया कि भाई जी एडिशन बाय
100। ठीक है जी, ये एडिंग 100 का पैटर्न है। अब हम नेक्स्ट 3 टर्म्स को राइट करेंगे। लास्ट टर्म क्या थी आपकी 980, उसमें 100 हम ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 1080। नई बात समझ आई तो ऐड करके देख लें। क्लियर हुआ? ऐड करना है, 0 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 + 1 10 हो गया। इसमें फिर हम 10 ऐड करेंगे, सॉरी इसमें फिर हम 100 ऐड करेंगे, इसमें फिर हम क्या आ जाएगा 0 8 1 1, इसमें फिर हम 100 ऐड करेंगे 0 8 2 1। प्रॉब्लम किसी को? अब क्या, अब इसमें हम क्या करेंगे 10 80 + 100, आंसर क्या आएगा ये वाला। ठीक है, मैं कर चुका हूँ 1180। अब 1180 में जब हम 100 ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 1280। ये बेटा आपका आंसर आ गया। ये रूल है और ये आपके वो नेक्स्ट 3 टर्म्स हैं जो आपने फाइंड आउट करनी थी। समझ आता है यार? रूल कैसे फाइंड करना है और फिर टर्म्स कैसे फाइंड करनी है। असल काम रूल फाइंड आउट करना आता है। ठीक है जी। तो हमने देखे अभी तक ये एडिशन का पैटर्न एक पढ़ा है, ये डिवीजन का पैटर्न एक पढ़ा है, ये किसका था मल्टीप्लिकेशन बाय 10 का पैटर्न था, मल्टीप्लिकेशन बाय 4 का पैटर्न था। हमने पैटर्न्स मल्टीप्लिकेशन के देख लिए, डिवीजन के भी देख लिए, एडिशन के भी देख लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर अभी हम करेंगे। पार्ट नंबर सॉल्यूशन। जी जनाब, पहले हम सवाल लिखते हैं जी 560। नेक्स्ट क्या है जी 540। नेक्स्ट क्या है जी 520, फिर 500 एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है। क्लियर हुआ? खुद चेक करो ना, ये 60 था, ये 40 हो गया, फिर ये 20 हो गया, कुछ चीज निकाली जा रही है ना। ये पैटर्न डिक्रीजिंग है, ये पैटर्न डिक्रीजिंग है। जब पैटर्न पहला स्टेप हो गया, पैटर्न डिक्रीजिंग है। ठीक है, मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि पहले चेक करो पैटर्न इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अगर पैटर्न डिक्रीजिंग हो तो यहां से ये चीज डिड्यूस कर लो कि ये या तो सब्ट्रैक्शन का पैटर्न है या डिवीजन का पैटर्न है। अब दूसरा स्टेप हम करेंगे, वो स्टेप क्या है जी कि हम पहले डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि डिक्रीजिंग पैटर्न है तो ये जो बड़ी टर्म है, ये जो इसको हम पहले लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर इसको पहले लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, फिर इसको पहले लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे, ऐसे ना। इन दो का हम क्या करेंगे डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैं लिख रहा हूं 560 माइनस 540, 540 माइनस 520, 520 माइनस 500। क्लियर हो गया बेटा? अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। डिवीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कैलकुलेट करने की हमारा सेकंड फिल्टर में पहले पे हमें आंसर सेम मिलना शुरू हो गया, सेम आ गया ना। तो ये बेटा किसका पैटर्न है, ये इनमें से देखो ना, या तो डिवीजन का होना था या सब्ट्रैक्शन का होना था। तो किसका पैटर्न हो गया? सब्ट्रैक्शन का पैटर्न हो गया ना। डिक्रीजिंग पैटर्न सब्ट्रैक्शन का होगा। देखो जब आंसर सेम आना शुरू हो तो यहाँ जाके चेक करो। अब डिवीजन तो हमने की नहीं है, सब्ट्रैक्शन का पैटर्न हो गया, डिक्रीजिंग पैटर्न सब्ट्रैक्शन का होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूल लिखेंगे। रूल क्या है? सब्ट्रैक्टिंग, किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग? 20। ये रूल है जी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करना तो कोई काम ही नहीं रहा। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स, समझ आ रही है मेरी बात की नहीं आ रही? तो ये लास्ट टर्म थी ना आपकी, ऐसा ही है। 500 में से हम 20 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 480। ये तो साइड पे कर लो। ठीक है, करके दूं या काफी है?
कर दूं? लो 500 में से हमने 20 माइनस कर लिया, क्या आ जाएगा आंसर? 0। 0 में से 0 क्या 0? अब बेटा 0 में से तो 2 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 4 आ जाएगा, ऐसा ही है भाई। ये 10 हो जाएगा, 10 में से 2 का आंसर 8 आ जाएगा, और ये 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? 480 आंसर आ गया। अब इसी 480 में से हमने मजीद 20 माइनस करना ताकि नेक्स्ट टर्म, तो यहाँ से कर देता हूँ। सही है भाई। 0 में से 0 का 0 आ गया, 8 में से 2 का आंसर 6 आ गया, 4 वैसे ही आ जाएगा, 460 आ गया। अब 460 में से हम फिर क्या करेंगे? नेक्स्ट हम 20 फिर माइनस करेंगे, तो अब यहाँ से हम 20 माइनस कर देते हैं। देखिए 0 आ गया, 6 में से 2 का आंसर 4 आ गया। समझ आ गया सबको? और ये लास्ट वाला 4 भी एज इट इज नीचे आ गया, 440। प्रॉब्लम किसी को? ये रूल है, और ये आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू है तो मुझसे पूछो। सब समझ आ गया? तो हुजूर वाला ये तरीका कार था पैटर्न्स फाइंड करने का। हमने एडिशन का पैटर्न भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न भी देख लिया, डिवीजन का पैटर्न भी देख लिया, और सब्ट्रैक्शन का पैटर्न भी देख लिया। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, चारों के पैटर्न हम देख चुके हैं। उसूल आखिर पे फिर आपके सामने मैं रिकॉल कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। बेटा पहला काम ये होता है कि आपने ये चेक करना है कि पैटर्न इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अगर पैटर्न इंक्रीजिंग हुआ तो बेटा ये या तो एडिशन का पैटर्न है या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। यहाँ डिक्रीजिंग पैटर्न था तो मैंने कहा था ये सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का पैटर्न है। जब ये हो जाए तो फिर दूसरे स्टेप में आपने पहले डिफरेंस कैलकुलेट करना है कंसेक्यूटिव टर्म्स का, आगे वाली टर्म से पीछे वाली माइनस करनी है। ये कर रहे हैं? समझ आया? अगर आंसर सेम आ जाए तो ये एडिशन का पैटर्न होगा, यहाँ ऊपर जाके किसका होगा? एडिशन का। ठीक है, बस अगर आंसर सेम ना आए, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आंसर सेम नहीं आ रहा था, ये पैटर्न कौन सा था? इंक्रीजिंग पैटर्न था, लेकिन जब हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया तो क्या आ रहा था? आंसर कांस्टेंट नहीं आ रहा था, फिर हमने डिवीजन की। पैटर्न इंक्रीजिंग था ना? इंक्रीजिंग पैटर्न या तो मल्टीप्लिकेशन का होता है या एडिशन का होता है। अब एडिशन का तो नहीं निकला, ये तो नहीं निकला, खत्म हो गया। अब आंसर सेम आया डिवीजन पे, इसका मतलब ये किसका पैटर्न है? क्वेश्चन कैलकुलेट किया, आंसर सेम आ गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न। हमने ये लिख दिया मल्टीप्लिकेशन बाय 10। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये उसूल है कुछ कि पहले पैटर्न का जो वे है वो चेक करो, इंक्रीजिंग पैटर्न है डिक्रीजिंग पैटर्न है। अगर इंक्रीजिंग है तो या तो वो एडिशन का पैटर्न होगा या मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न होगा, फिर वो आप चेक लगा ले, डिफरेंस ले, अगर आंसर सेम आ जाए तो वो एडिशन का पैटर्न है, अगर क्वेश्चन ले और आंसर सेम आ जाए मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है। इसी तरह अगर पैटर्न डिक्रीजिंग है तो वो भाई या तो सब्ट्रैक्शन का पैटर्न होगा या डिवीजन का पैटर्न होगा। अगर आपने डिफरेंस कैलकुलेट किया, आंसर सेम आया तो इसका मतलब वो सब्ट्रैक्शन का पैटर्न है। अगर आंसर सेम नहीं आया डिफरेंस कैलकुलेट करने पे, फिर क्वोशंट कैलकुलेट करें। क्वोशंट कैलकुलेट करने पे अगर आंसर सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, क्या आ गया? 2 आ गया, तो इसका मतलब ये सब्ट्रैक्शन का पैटर्न नहीं है, सब्ट्रैक्शन का पैटर्न नहीं है, ये डिवीजन का पैटर्न है। प्रॉब्लम किसी को? आगे चलें? समझ आ गया सबको? अच्छा जी, हुजूर वाला प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है। कल हमारी ये सिर्फ लास्ट ट्राई योरसेल्फ वाली एग्जांपल रह गई थी, तो बाकी हम कर चुके हैं। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता जुलता है, तो हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे खुद बताएं, देखें क्या आ रहा है यहाँ पे? 3, 6, 12, 24 क्या हो रहा है? खुद चेक करें। इंक्रीजिंग पैटर्न है ना? पहला स्टेप क्या होता है? पैटर्न कौन सा? इंक्रीजिंग है। अब मैं सिर्फ आपको सरसरी सा बताऊंगा, मैंने डिटेल में आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया है, आप खुद चेक करें। अगर इंक्रीजिंग पैटर्न है तो कौन सा पैटर्न होगा? ये या तो बेटा मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न होगा या फिर एडिशन का पैटर्न होगा। ये कह रहा हूं मैं आपसे, इसका ये पार्ट हम कर रहे हैं एग्जांपल का। सॉल्यूशन 3, 6, 12, 24 24 एंड सो ऑन। ये वाला पैटर्न है ना? तो कहता है आइडेंटिफाई द रूल। देखें ये आपके पहले क्वेश्चन से मिलता है, ऑफ दीज पैटर्न्स एंड आल्सो फाइंड द। अब क्या करना आपने इसके बाद? नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड आउट करना। ठीक हो गया जी? तो ये करना कोई मुश्किल काम है हमारे लिए? ये पकड़े, क्या करना होता है? पहली बात तो चेक करें पैटर्न कौन सा है? इंक्रीजिंग पैटर्न है। पैटर्न कौन सा? इंक्रीजिंग है।
अगर पैटर्न इंक्रीजिंग है तो फिर उसूल क्या है, या तो ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न है या एडिशन का पैटर्न है। बेटा क्योंकि मुझे नजर आ रहा है 6 में से 3 के आंसर कितना आ गया 3, इधर 3 आएगा डिफरेंस, और 12 में से 6 के आंसर कितना आ गया 6, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? अब मैं आपको डिफरेंस, मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा पैटर्न कौन सा है, एग्जैक्ट बताऊंगा पैटर्न कौन सा। आप बेशक सारे स्टेप्स परफॉर्म करते रहे, पहले डिफरेंस कैलकुलेट करें और उसके बाद क्या है जी। देखें इंक्रीजिंग पैटर्न है, 6 को मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, 12 को मैं 6 पे डिवाइड करता हूँ, 24 को मैं, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? क्लियर हो रहा है सबको? मसला किसी को? देखिए बेटा इनका हम कोशेंट कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं आने वाला, वो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, मैं आपको डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुका हूं, अब मैं आपको जो है वो डिफरेंस नहीं कैलकुलेट करके दूं, मुझे पता है डिफरेंस यहाँ पे कारगर नहीं होना। तो देखें 3 1 दा 3, 3 2 दा 6, 6 1 दा 6, 6 2 दा 12, काट गया ना, 12 1 दा 12, 12 2 दा 24, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो पैटर्न किसका है? मल्टीप्लिकेशन का है, एडिशन का नहीं है। और मल्टीप्लिकेशन बाय 2 का पैटर्न है। रूल क्या आ गया? मल्टीप्लिकेशन बाय 2 का पैटर्न है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी बताइए जरा जल्दी से मुझे। ये लास्ट टर्म है ना 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 48, 48 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा 96, 96 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? बोलो भाई 100 क्या भाई? ये देख कर देता हूँ, क्यों इतने तंग होते हो? 6 टू द 12, 1 कैरी किया, 9 टू द 18 प्लस 1, 192। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? 48, 4 टू द 8, 2 टू द 4, 8 टू द 6 प्लस 1 कैरी किया, 4 टू द 8 प्लस 1 9। क्लियर हो गया? 6 टू द 12 2 लगाया, 9 टू द 18 प्लस 1 19 हो गया। तो ये बेटा रूल है और ये बेटा नेक्स्ट 3 टर्म्स है। प्रॉब्लम किसी को? एग्जांपल का अब ये कौन सा पार्ट आ रहा है? बी पार्ट। सॉल्यूशन चेक करें जी। 5 7 10 14 देखें, बताएं पैटर्न इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है? पहला स्टेप हो गया इंक्रीजिंग पैटर्न है। ठीक है बेटा? अब इंक्रीजिंग पैटर्न या तो मल्टीप्लिकेशन का होता है या एडिशन का होता है। असल में इधर उन्होंने क्या पता है ऐड किया है, 5 के बाद पता क्या ऐड किया? 2, फिर 3, फिर 4। अब मेरी बात गौर से सुने, हम पहले डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। मेरी बात गौर से सुने, 7 माइनस 5, 10 माइनस 7, 14 माइनस 10 कितना आ जाएगा? 2 3 4। प्रॉब्लम किसी बच्चे को? बात समझ आई नहीं आई? अच्छा, एक तो ये पैटर्न है। दूसरा मेरी बात गौर से सुने, आंसर सेम नहीं आ रहा, आंसर सेम नहीं आ रहा। ये आपकी बुक के पैटर्न से थोड़ा सा हट के उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, लेकिन मैं अभी आपको ये भी समझा देता हूँ। मैंने अभी तक आपको 4 पैटर्न समझाए थे, अभी ये भी एडिशन का पैटर्न है। ठीक है, ये भी किसका पैटर्न है? एडिशन का पैटर्न है। मेरी बात समझ आ रही है ना? अब वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। आप इनका अगर क्वोशंट कैलकुलेट करेंगे आंसर सेम नहीं आएगा। 7/5, बात समझ आ रही है मेरी? 10/7, 14/10, इनका आंसर सेम कोई नहीं आने वाला। तो ये मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न नहीं हो सकता। ये पैटर्न किसका? मेरी बात गौर से सुने। आपने पता है, मेरी बात सुने, यहाँ से 5 से 7 में जाने के लिए कितना ऐड किया, और 7 से 10 में जाने के लिए कितना ऐड किया, और 10 से 14 में जाने के लिए कितना ऐड किया, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना ऐड करेंगे, फिर अब मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये एडिशन का पैटर्न है। किस एडिशन का पैटर्न है? 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, Yes. मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो हम इसका रूल लिखेंगे, टू 3 4 5, इसका पैटर्न। अब हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। नेक्स्ट 3 terms. टर्म्स तो कैसे निकालें? पैटर्न समझ आया नहीं यार? तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? देखें 10 से 14 में जाने के लिए कितना ऐड किया था? 4 ऐड किया था ना। अब 14 से आगे जाने के लिए 5 ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 19। 19 से आगे जाने के लिए कितना ऐड करेंगे? 6। कितना आ जाएगा आंसर? 25 में फिर कितना ऐड करेंगे? 7। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? 32। ये बेटा आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। Solution. 100 96 91 85 एंड सो ऑन। अब ये भी बेटा ये कौन सा पैटर्न है? डिक्रीजिंग पैटर्न है। अब इनमें देखें 100 से 96 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिक्रीजिंग पैटर्न है तो सबट्रैक्शन का पैटर्न होगा, या डिक्रीजिंग दो तरह के होते हैं, या तो डिवीजन के होते हैं या सबट्रैक्शन के होते हैं। अब ये सबट्रैक्शन का होगा, क्यों? इनका अगर आप क्वोशंट कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सेम नहीं आने वाला। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब मेरी बात सुने, मैं अगर 100 में से इसमें से 96 माइनस कर दूं, फिर 96 में से मैं 91 माइनस कर दूं, फिर 91 में से मैं 85 माइनस कर दूं, देखो आंसर क्या आता है? आंसर 4 आएगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब 96 में से 91 निकालो, आंसर कितना आ जाएगा? 91 में से 85 निकालो, आंसर कितना आ जाएगा? 6। कुछ समझ आ रहा? 4 5 6 आगे क्या आएगा? 7 आएगा ना। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक गए थे तो 4 माइनस किया, यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या किया? 5 माइनस किया, फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो 6। अब यहाँ पे जाएंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे तो 8। बात अभी भी समझ नहीं आई। तो रूल क्या है? सबट्रैक्शन बाय 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इसी तरह आगे चलते जाएंगे। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स। 85 तक गए थे ना। 85 में से 7 माइनस करो, आंसर क्या आ जाएगा? ऐसे कर लिए करो साइड में। अब 15 देखे ना, 5 में 7 जा नहीं सकता, यहाँ से 1 बारो करेंगे, पीछे 7 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 15। 15 में से 7 का आंसर 8 आ गया, 78। क्लियर हुआ? अब 78 में से हम क्या करेंगे? 8 को माइनस करेंगे, आंसर पीछे क्या रह जाएगा? 70 में से हम किसको माइनस करेंगे? बोलो। 8 किया था ना पीछे, 9। आंसर कितना रह जाएगा? 61। नहीं समझ आया तो यहाँ कर लो। ठीक है भाई, कितना हो गया? 10। 0 में से 9 नहीं जा सकता ना, तो यहाँ पीछे क्या रह जाएगा? 6 और ये हो जाएगा 10। तो 10 में से 9 का आंसर कितना आ गया? 1। और ये 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ये बेटा आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स है। ये कुछ उसूल से हटके आपको उन्होंने ट्राई योरसेल्फ दिया हुआ, अदरवाइज जो पैटर्न्स चल रहे थे वो 4 पैटर्न चल रहे थे आपकी बुक के ऊपर। तो ठीक है, हमने इनको भी समझ लिया। अच्छा, अब ये डी पार्ट को देखो। 8 के बाद क्या आ गया? 80 के बाद
जीरो बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो मतलब क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन बाय 10, ऐसा ही है। इस तरह का हम एक सवाल कर चुके हैं, ये एक्सरसाइज में हम इस तरह का सवाल कर चुके हैं। कहाँ किया था, ये बढ़ा था ना, तो जब जीरोस बढ़ते हैं तो असल में वो मल्टीप्लीकेशन हो रही होती है किससे। अब देखो एक जीरो बढ़ रहा है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय 10 है। अगर दो दो जीरो बढ़ते हैं, इसमें 2 आते हैं, इसमें 4 आते हैं, इसमें 6, अब बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो फिर क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन बाय 100। और अगर 3 जीरो बढ़ते हैं हर स्टेप में तो फिर क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन बाय 1000। क्लियर हो गया। अब ये तो आपको वैसे ही समझ आ गया, तो हम लिखते हैं इसको एग्जाम्पल पार्ट नंबर डी, सॉल्यूशन 880 800 8000। बस यहाँ तक किया था ना आपकी बुक पे। अब मैं अगर सारा लिख दूंगा तो वो कहेगा रूल क्यों नहीं लिखा। अब रूल तो आपको पता ना, मैं डायरेक्ट रूल डाल रहा हूँ, वरना स्टेप्स क्या आते हैं, पहले चेक करना कौन सा पैटर्न है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, ठीक है। और उसके बाद पता है हम 80 को 8 पे डिवाइड करेंगे आंसर 10 आएगा, 800 को 80 पे डिवाइड करेंगे आंसर 10 आएगा। इसको चेक कर लीजिएगा, मैं रूल बता रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन बाय नेक्स्ट 3 टर्म्स। मैं समझा चुका हूँ ना आपको, अब आप खुद करेंगे। सो क्या आएगा अब यहाँ पे 8000 तक मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। अब 4 जीरो वाले को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 5 जीरो हो गए। और अब ये 5 जीरो वाले को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 जीरो वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6, ये बेटा आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स है और ये बेटा आपका रूल है। प्रॉब्लम किसी को क्योंकि आपको पता था रूल, असल में रूल जब पता है तो हम वो सारा प्रोसेस मैंने नहीं किया। अगर आपका दिल नहीं मानता, आपको प्रोसेस आता है, आप कर लें साइड पे, ठीक है। समझ आ गई इस चीज की। और ये मैं करवा चुका हूँ ना, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 में करवा चुका हूँ इस तरह का पैटर्न। सो अब हम आगे चलते हैं ताकि हम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। पार्ट ईगो, इसमें कितने जीरोस हैं, 5 जीरोस हैं। इसमें कितने हो गए, इसमें कितने हो गए। ये कब होता है, जब हम डिवीजन बाय 10 करेंगे, एक एक जीरो कम होता जा रहा है। समझ आ रही है मेरी बात की, पैटर्न डिक्रीजिंग है, पैटर्न डिक्रीजिंग है। और ये डिवीजन बाय 10 का पैटर्न है, डिवीजन बाय। अब मैं जो उसूल, 2 सवाल मैंने ऐसे कराए जिसमें मैं उसूल नहीं चेक कर रहा, मैं सारे स्टेप्स नहीं परफॉर्म कर रहा, ये डी पार्ट और ई पार्ट ये आप पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन करके दे रहा हूँ फिर भी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल का पार्ट नंबर ई। सॉल्यूशन जुरे वाला लिखा क्या हुआ जी, 9 के साथ कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 1 2 3 4, फिर आगे वाली 3 टर्म्स लिख। रूल डिवीजन बाय 10 का रूल है भाई। नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या आ जाएंगी, क्या आएंगी नेक्स्ट 3 टर्म्स, इसको पकड़ो, डिवाइडेड बाय 10, 2 जीरो पीछे रह जाएंगे, फिर डिवाइडेड बाय 10, 1 जीरो पीछे रह जाएगा, फिर डिवाइडेड बाय 10, सिर्फ 9 रह जाएगा, कोई जीरो नहीं रहेगा। ये 3 टर्म्स आपने डाल दी, ये रूल आपने डाल दिया, प्रॉब्लम किसी बच्चे को। यहाँ तक बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और साथ उससे रिलेटेड जो एग्जांपल थी वो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे जिसमें 100 चार्ट की बात हो रही है, ठीक है। इस पे काफी डिटेल में बड़ी खूबसूरत किस्म की बातें हमने की थी, बड़े खूबसूरत किस्म के पैटर्न्स हमने देखे थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।